अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे और बहुत सी छुट्टियाँ आपने एन्जॉय की हैं। मिड के एग्ज़ाम्स के बाद जो है फाइनल एग्ज़ाम्स का पहला लेक्चर जो है जी आपसे अभी यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जी स्क्रीन मैंने शेयर की है जी आपके साथ जो है लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो उसकी मेमोरी रिकॉल कर लें। सिम्प्लेक्स मेथड के हवाले से हमने बातें की थी। सिम्प्लेक्स मेथड में कैसे आपने क्वेश्चंस को परफ़ॉर्म करना है। फिर टू फेज़ मेथड पे बात की हमने एम टेक्निक्स के हवाले से बात की। जी, लास्ट अभी अब आज से डिस्कशन हमारी स्टार्ट होगी वो स्पेशल केसेस है सिम्प्लेक्स मेथड में। अगर आपको याद हो ग्राफिकल सॉल्यूशन में भी हमने कुछ केसेस डिस्कस किए थे जिसमें हमने कहा था कि इनफिजिबिलिटी आ जाती है, उसको प्रॉब्लम्स के साथ हमने डिस्कस किया था। ठीक है? अनबाउंडेड सॉल्यूशन भी उसमें अपीयर होता है, अल्टरनेटिव मोर देन वन ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी अपीयर हो जाते हैं और लास्ट एक और केस था जिसमें हमने कहा था कि रिडंडेंट कंस्ट्रेंट्स अपीयर हो जाते हैं। यहाँ पे भी सिंपलेक्स मेथड में भी वो सेम 4 केसेस हैं जी। अब वन बाय वन इन केसेस को देखते हैं। नंबर 1 इनफिजिबिलिटी आएगी अगर सिंपलेक्स मेथड में कैसे अपीयर होगी? आपको कैसे पता चलेगा कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता? आपको याद होगा मैं फिर वो रिवाइज़ कर देता हूँ। इनफिजिबिलिटी जब भी अपीयर होती है आपको पता है कि सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। अनबाउंडेड सॉल्यूशन अगर आपको याद हो ग्राफिकल में आपको सॉल्यूशन बाउंड उसका नहीं मिलता था। ठीक है? वैसे इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जिसको आप कहते हैं वो आपको नज़र आ रहे होते हैं। अल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन में एक से ज़्यादा सॉल्यूशन आपके पास अवेलेबल होते हैं। जैसे ग्राफिकल में भी आप लोगों ने देखा था कि उसमें ऑर्डिनेट्स एक से ज़्यादा आपके पास आ जाते हैं जिसमें सॉल्यूशन सेम आ रहा होता है। और चौथा जो था वो रिडंडेंट कंस्ट्रेंट है। रिडंडेंट कंस्ट्रेंट यहाँ पे सिंप्लेक्स मेथड में उसको डीजेनरेसी का नाम दिया है। रिडंडेंट कंस्ट्रेंट का मतलब आपको पता है कि जिसको आप एक्स्ट्रा कंस्ट्रेंट कहते हैं कि अगर आप उसको मॉडल से अपना स्किप भी कर देते हैं तो सॉल्यूशन पे उसका इफेक्ट नहीं होगा। तो अब देखते हैं जी नंबर 1 की सिंप्लेक्स मेथड में इनफिजिबिलिटी कैसे अपीयर होगी। लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल्स विद इनकंसिस्टेंट कंस्ट्रेंट्स अगर आपको याद हो सारी बातें वही रिपीट हो रही हैं। ग्राफिकल सॉल्यूशन में हमने बात की थी कि इनफिजिबिलिटी जो है वो 2 तरह अपीयर होती है। एक इनकंसिस्टेंट कंस्ट्रेंट की वजह से और एक आपके पास नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स की वजह से। तो वही बात इसने यहीं पे भी लिखी हुई है जी कि लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल्स विद इनकंसिस्टेंट कंस्ट्रेंट्स जब भी आपके पास इनकंसिस्टेंट कंस्ट्रेंट्स अपीयर होंगे तो उसका मतलब क्या है कि नो फिजिबल सॉल्यूशन विल बी अपीयर। दिस सिचुएशन कैन नेवर अकर इफ ऑल द कंस्ट्रेंट्स आर ऑफ द टाइप लेस आर। जब भी आपके पास सारे कंस्ट्रेंट्स उसने बोला है वर्ड नोट किया करें। वर्ड्स जो है बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इफ ऑल द कंस्ट्रेंट्स आर ऑफ द टाइप लेस आर इक्वल इसका मतलब है जी वो कहता है कि ये रिपीट कर देता हूँ दिस सिचुएशन कैन नेवर अकर मतलब इनफिजिबिलिटी कभी भी अपीयर नहीं होती जब आपके पास कंस्ट्रेंट जो है सारे कंस्ट्रेंट अगर लेस आर इक्वल के होते हैं ग्रेटर इक्वल के आएंगे या इक्वल के आते हैं तो आपके पास इनफिजिबिलिटी अपीयर होती है। अच्छा जी, उसने इसकी रीज़न भी लिखी है जी बिकॉज़ द स्लैक प्रोवाइड्स अ फिजिबल सॉल्यूशन। आपको पता है मैंने डिस्कस किया था कि बेसिक वेरिएबल्स होते हैं, एक नॉन बेसिक वेरिएबल्स होते हैं। बेसिक वेरिएबल्स में आपको पता है कि आपके पास स्लैक वेरिएबल्स जो है और आर्टिफिशियल वेरिएबल्स जो थे, वो बेसिक वेरिएबल्स होते हैं क्योंकि वो आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। बहुत सी बातें इस पे की हैं हम लोगों ने। और नॉन बेसिक वेरिएबल्स आपको पता है कि सरप्लस हो जाते हैं क्योंकि सॉल्यूशन वो प्रोवाइड आपको नहीं करते। इसलिए उसने लिखा कि स्लैक जो हमेशा सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं तो ये लेस जब भी लेस और इक्वल की फॉर्म आती है उसमें हमेशा आपको स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने पड़ते हैं। जब इस स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे तो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। इसलिए उसने बोला कि जब भी लेस और इक्वल की फॉर्म में अगर पास कंस्ट्रेंट्स आ रहे हैं तो सॉल्यूशन जो है आपका हमेशा मिलेगा आपको इनफिजिबिलिटी नहीं हो सकती। फॉर अदर टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स वो यूज आपको वही जो बात मैंने अभी आपसे की कि जब भी आर्टिफिशियल वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं although the artificial variables are realized in the objective function to force them to zero at the optimum। जी वही बातें जी जब आर्टिफिशियल वेरिएबल्स आपके पास अपीयर होते हैं दिस कैन अकर ओनली इफ द मॉडल हैज अ फिजिबल सॉल्यूशन स्पेस एट लीस्ट। अच्छा होगा क्या अब इसमें से रीजन बताइए ये लाइनें जो है मैं आपको बता रहा हूँ इन शॉर्ट जो है। अच्छा जी अब इनफिजिबिलिटी कैसे पता चलेगी आपको कि अपीयर हो गई है आपके प्रॉब्लम में सिंप्लेक्स मेथड में। इनफिजिबिलिटी ग्राफिकली तो आपको पता है अब हम बात कर रहे हैं सिंप्लेक्स मेथड के थ्रू जो है। अच्छा जी वो कहता है जी कि एटलीस्ट वन आर्टिफिशियल वेरिएबल विल बी पॉजिटिव इन द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। वो कहता है जी कि आर्टिफिशियल वेरिएबल जो है आपके सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करेगा। हालांकि आपकी जो है क्या कहते हैं ऑप्टिमैलिटी जो है वो आपकी अचीव हो चुकी होगी। तो आपके सॉल्यूशन में आप इंडिकेट कर सकते हैं, बता सकते हैं जी कि यहाँ पे इनफिजिबिलिटी अपीयर हो जाएगी। मज़ीद जो है जिसको देखने के लिए एक एग्जांपल मैंने ली है, एग्जांपल के थ्रू बात करते हैं तो ये जो आपकी बातें की मैंने आपकी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी इस पे।
एग्जांपल है जी मैक्सिमाइजेशन g इज इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2। उस पे कंस्ट्रेंट्स हैं जी दो आपके पास। आपको पता है कि सबसे पहले आपने स्टैंडर्ड एलपी मॉडल में कन्वर्ट करना है, जो कि आप कर चुके हैं। z इज इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2। माइनस क्यों करना पड़ा आपको पता है, बहुत सी बातें हो चुकी है। अगर आपको मैक्स का प्रॉब्लम है सिंपलेक्स मेथड में तो माइनस साइन अपीयर होता है। और एम का क्या मतलब है वो भी आपको पता है कि एक बहुत बड़ा लार्ज नंबर होता है, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव जो है मैक्सिमाइजेशन का है। तो आपकी ऑप्टिमलिटी के लिए आपने जो मैक्सिमम वैल्यू अपीयर हो रही होती है आपने उसको लेना होता है। इसलिए हम साइन जो है वो माइनस का यहाँ पे लगाते हैं। आर्टिफिशियल वेरिएबल क्यों है, आपके मॉडल में कोई ना कोई कंस्ट्रेंट्स में ग्रेटर और इक्वल टू सेंस में कोई ना कोई इनइक्वालिटी पड़ी होगी, दैट्स व्हाई यहाँ पे आर्टिफिशियल वेरिएबल इन्वॉल्व हुआ है। जी पहला कंस्ट्रेंट अगर आप देखें 2x1 प्लस 2x2, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा जी, आपको स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। और अगले कंस्ट्रेंट्स में आपको क्या करना पड़ेगा, सरप्लस वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। जब सरप्लस वेरिएबल आएगा तो उसके साथ ही आपके पास आर्टिफिशियल वेरिएबल भी इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये जो भी बातें मैंने आपसे की, ये बहुत सी बातें पहले भी हम लोग कर चुके हैं। सारे वेरिएबल्स जो नॉन एक्टिव होने चाहिए, आप देख रहे हैं यहाँ पे। where s1 is a slack variable, s1 जो है जी वो slack variable है। आपको पता है कि s2 सरप्लस है, a1 जो है वो आर्टिफिशियल वेरिएबल है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, आपको आर्टिफिशियल वेरिएबल्स की वैल्यूज को कैलकुलेट करना पड़ता है। तो सिंपली इसमें एक ही आर्टिफिशियल वेरिएबल आ रहा है, तो a1 की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर सेकंड से ले सकते हैं। अच्छा, इस वैल्यू को क्या करना होता है, आपको पता है कि इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हम फिर पुट करते हैं। जब ऑब्जेक्टिव फंक्शन को पुट करेंगे फिर सिंप्लीफाई करने के बाद जो है आपका मॉडल जो स्टैंडर्ड एलपी मॉडल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप नोट नोट कर सकते हैं E1 की वैल्यू जो है मैंने यहाँ पे पुट कर दी है। उसके बाद इक्वेशन की दूसरी साइड पे वैल्यूज को लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि नॉन नेगेटिव राइट हैंड साइड आपको रखनी पड़ती है जब भी आप सिंप्लेक्स मेथड में परफॉर्म करते हैं। उसकी पहली प्रॉपर्टी अगर आपको याद हो ये वही थी। तो ये मॉडल आपका बन चुका है जिसको ये हाईलाइट कर देता हूँ मैं। जेड इज ये सारे जो है राइट साइड पे देखिए कोएफिशिएंट उसके आ चुके हैं हमारे 12 है, 2 आ गया, 12 आ गया, और सारे कोएफिशिएंट्स ये जीरो है, ग्रेटर इक्वल टू जीरो होने चाहिए। सिंपलेक्स मेथड टेक्निक अब आपको पता है कि जी एक्सक्यूज मी, सिंपलेक्स टेबल जो है एम टेक्निक के हवाले से आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आर्टिफिशियल वेरिएबल इन्वॉल्व हुए हैं जी। आपको पता है कि फिर आप क्या किया करते थे, दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि बेसिक वेरिएबल जो है, जो आपको पता है कि जो सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, सोल्यूशन प्रोवाइड कौन से करते हैं जी, आपको आपसे आपको पता है कि जो सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं उसको बेसिक का नाम आपने दिया था। और जो सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करते आपके पास, वो आपके पास क्या आ जाते हैं, वहाँ पे नॉन बेसिक वेरिएबल्स आ जाते हैं। वो सारी बातें वही है जी, रिपीट करने की जरूरत नहीं है मुझे। मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन था ये, वैल्यूज पुट कर दिए यहाँ पे। आपने नेक्स्ट आइटेशन परफॉर्म करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रॉब्लम जो था आपके पास यहाँ पे वो कौन सा था जी, मैक्स का प्रॉब्लम था। तो मैक्स के हवाले से आपको पता है कि आप कोएफिशिएंट्स को चेक किया करते हैं कि कैसे कब आपने आइटेशन परफॉर्म करना बंद कर देनी है। आपको याद होगा सारी बातें हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। जब आपने ये फर्स्ट आइटेशन परफॉर्म किया जी, तो आपकी ऑप्टिमैलिटी अचीव हो चुकी है। ऑप्टिमैलिटी अचीव क्या हो चुकी है जी, कि आपके सारे कोएफिशिएंट्स जो थे जी इक्वेशन में, आपको पता होगा जी इक्वेशन में आपके जो नॉन बेसिक कोएफिशिएंट्स होते हैं नॉन बेसिक वेरिएबल्स की, वो कोएफिशिएंट्स जीरो होने चाहिए या फिर पॉजिटिव हो जाने चाहिए। तो ये वही बात है जी, यहाँ पे कोएफिशिएंट सारे मतलब जो है वो ठीक आ चुके हैं। तो इसका मतलब है कि आप क्या एडिशन परफॉर्म करना बंद कर देंगे। लेकिन अब आप सोल्यूशन देखिए, आपका सोल्यूशन क्या होगा, x2 के सामने जो रिजल्ट उसका जो है वो 2 निकला है। इसका मतलब है कि x2 का रिजल्ट 2 है, x1 आपके पास नहीं आया। लेट्स सपोज हम अज्यूम कर सकते हैं कि अगर नहीं आया तो x1 जो है वो 0 होगा। लेकिन z का सोल्यूशन जो है वो नोट करें तो ये क्या आ रहा है, 4 माइनस 4 m आ रहा है। इसका मतलब है कि m का तो आपको पता ही नहीं है कि क्या नंबर है, कौन सा बड़ा नंबर है जो लगा के हम z का सोल्यूशन निकाल लेंगे। यही उससे बात की थी कि अगर आपकी ऑप्टिमैलिटी अचीव हो चुकी हो, अब मेरी बात आपने बहुत सुननी है जो कंक्लूड मैं कर रहा हूँ। अगर आपके पास ऑप्टिमैलिटी अचीव हो चुकी हो और आपके सॉल्यूशन में आपके पास यहाँ पे आर्टिफिशियल वेरिएबल स्टिल अगर कोई ना कोई आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास ये प्रॉब्लम जो है वो इनफिजिबिलिटी का होगा। स्टूडेंट्स बहुत सी मिस्टेक्स यहाँ पे कर जाते हैं एग्जाम्स के हवाले से। जब ये परफॉर्म करते हैं तो ये देखिए A1 यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, इसका मतलब है वो जो वर्ड मैंने लिखा है कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन हैज अचीव्ड बट आर्टिफिशियल वेरिएबल स्टिल इन द सॉल्यूशन मिक्स। इसका मतलब है ये इंडिकेट करेगा कि प्रॉब्लम जो है वो आपके पास इनफिजिबिलिटी इसमें अपीयर हुई है। सॉल्यूशन जो स्टूडेंट्स जो मैंने अभी बोला आपके साथ जो मिस्टेक्स करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, वो ये करते हैं कि फिर आइटरेशन एक और परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं कि जी हमारे पास E1 x1 नहीं आया, तो जब जितनी दफा मर्जी करते हैं इस प्रॉब्लम में आइटेशन जो है इनकी तरतीब आगे पीछे होती जाएगी, लेकिन कभी भी आपके पास इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा।
A1 यहाँ पे आ गया, अगली दफा हो सकता है x2 इधर आ जाए, A1 इधर आ जाए, ठीक है। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि x1 x2 इधर आ जाए इस प्रॉब्लम में। तो ये था जी इनफिजिबिलिटी अपेयर जो हुई आपके पास जो है, मैंने आपसे डिस्कस किया था पहले भी, आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि बेसिक वेरिएबल्स, फिर रिपीट कर देता हूँ, आपको कैसे लिखने पड़ते हैं कि जो सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करते हैं, आपके पास आर्टिफिशियल वेरिएबल जो है वो भी सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। और आपके पास क्या करता है, स्लैक वेरिएबल जो होते हैं, कैसे करते हैं जी, x1 x2 में अगर 0 0 पुट करते हैं तो s1 का सोल्यूशन निकल आएगा। सिमिलरली a1 का सोल्यूशन जो है आर्टिफिशियल वेरिएबल भी आपके पास x1 अगर x2 पुट करते हैं 0, तो ये भी सोल्यूशन निकाल देता है आपको। तो इसलिए हमने कहा था कि ये सारे बेसिक वेरिएबल्स होते हैं, a1 जो है, और स्लैग स्लैग और आर्टिफिशियल वेरिएबल्स बेसिक है, और नॉन बेसिक कौन से होते हैं आपके पास, जो जो आपके पास सरप्लस वेरिएबल जो है वो नॉन बेसिक वेरिएबल होते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा जी, आपको आइडिया मैंने आपको दे दिया है, आपने एडिशन परफॉर्म करनी है, तो पहले ही एडिशन पे रिजल्ट आपके पास आ चुका है। अच्छा, ये था जी इनफिजिबिलिटी। इनफिजिबिलिटी के हवाले से एक प्रॉब्लम भी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, 3 कंस्ट्रेंट्स इसमें। सिमिलरली आप चेक करके देखेंगे कि सॉल्यूशन में आपके पास जो आर्टिफिशियल वेरिएबल स्टिल आपके सॉल्यूशन में मिलेंगे आपको। अगर सॉल्यूशन मिलते हैं तो इनफिजिबिलिटी जो है वो अपीयर होगी, ठीक है जी। ये था जी फर्स्ट केस। सेकंड केस पे बात करते हैं, अनबाउंडेड सॉल्यूशन भी अपीयर होते हो जाते हैं। जैसे आपने ग्राफिकल सॉल्यूशन में देखा था कि आपको बाउंड उसका नजर नहीं आ रहा होता, जिसको हमने कहा था कि इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब सिंप्लेक्स मेथड में अनबाउंडेड सॉल्यूशन क्या होगा? इंपॉर्टेंट बात है कि पहले लाइन पे इसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा, इफ ऑल द रेशियोज टर्न आउट टू बी नेगेटिव। अगर सारी सारी रेशियोज जो है, रेशियो टेस्ट जब आप परफॉर्म करते हैं सिंप्लेक्स मेथड सॉल्व करने के लिए, तो वो कहता है जी कि अगर सारी जो है रेशियोज नेगेटिव हो जाती है या फिर अनडिफाइंड हो जाती है। अनडिफाइंड कब होगी? जब आपके डिवाइजर में वहां पे जीरो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इट इंडिकेट्स दैट द प्रॉब्लम इज अनबाउंडेड। और ये बात आपने याद रखनी है कि ये हमेशा जो है ये मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में अपीयर होगा, अनबाउंडेड सॉल्यूशन जो है। इन द सिंप्लेक्स मेथड द कंडीशन ऑफ अनबाउंडेड विल बी डिस्कवर्ड प्रायर टू रीचिंग द फाइनल टेबलो। ये जी आपको कहाँ से पता चलेगा? जब आप जो है अनबाउंडेड का क्वेश्चन सॉल्व, आपको तो नहीं ना पता कि कोई क्वेश्चन में अनबाउंडेड है या नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? तो वो कहता है जी कि आप इसको परफॉर्म करना शुरू कर दें किसी भी स्टेज पे जाके, ये आपको फाइनल टेबल से पहले पहले, ठीक है। कहीं भी किसी भी स्टेज पे जाके अगर रेशियोज जो है सारी नेगेटिव हो जाती है या फिर अनडिफाइंड हो जाती है, तो आपके पास जो है वो अनबाउंडेड आपके पास केस होगा। अब वो अब रूल बताया जी कि रूल कैसे पता चलेगा जी? ऑल द कंस्ट्रेंट कोएफिशिएंट्स ऑफ एनी नॉन बेसिक वेरिएबल। वो कहता है किसी भी नॉन बेसिक वेरिएबल्स के अगर सारे कोएफिशिएंट्स जीरो आ जाए या फिर नेगेटिव हो जाए, तो सॉल्यूशन स्पेस अनबाउंडेड हो जाती है। अभी मैं ये एक एग्जांपल की है जी, यहाँ पे देख सकते हैं आपको पता है कि नॉन बेसिक वेरिएबल्स कौन से होते हैं जिसपे आप डेसिमल वेरिएबल्स जो है या फिर आप क्या कर लेते हैं, वहां पे स्लैक वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। सॉरी, सरप्लस वेरिएबल्स होते हैं। अब आप नोट करें इस केस में, यहाँ पे एक ऐसा नॉन बेसिक वेरिएबल आया है -1 और -2, सारे कोएफिशिएंट्स है उसके क्या हो गए जी, अपने पास जो है वो नेगेटिव आ रहे हैं। अब वैसे इन शॉर्ट अगर आप रेशियो टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो 30 को जब सपोज -1 पे डिवाइड करेंगे तो इग्नोर करना पड़ेगा आपको, और सिमिलरली 10 को जब आप डिवाइड करेंगे -2 पे तो इग्नोर करना पड़ेगा। तो सारी रेशियोज क्या आ गई जब बस नेगेटिव आ गई। अगर आप इस सेंस में नहीं भी दिखना चाहते तो रेशियो टेस्ट से भी आपको पता चल जाता है। तो वो रूल उसने आपको वैसे ही बताया हुआ है यहाँ पे बहुत अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि अगर if all the constraint coefficients of any नॉन बेसिक वेरिएबल, किसी भी नॉन बेसिक वेरिएबल के वो कहता है कि जीरो हो जाए या फिर नेगेटिव हो जाए। जो मैंने अभी ये बात की कि जैसे x1 के सारे कोएफिशिएंट्स ये क्या आ रहे हैं, -1, ठीक है, और ये -2, ये नेगेटिव आ रहे हैं, तो इसका मतलब होगा, अंडरस्टूड बात है कि आपके पास अनबाउंडेडनेस है। वही से कंफर्मेशन आपके पास मिल जाएगी अगर आप रेशियो टेस्ट परफॉर्म नहीं भी करते। अगर करेंगे तो जाहिर बात है फिर भी आपके पास ये सॉल्यूशन आपको यही मिलेगा, या फिर वो कहता है कि जीरो हो जाए। अच्छा जी, इफ इन एडिशन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ दैट वेरिएबल नेगेटिव इन द केस ऑफ मैक्सिमाइजेशन और पॉजिटिव इन केस ऑफ मिनिमाइजेशन, जी आपको पता है कि उसका उलट वो बता रहा है कि ऐसे ही इसमें होगा कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो अगर आपके पास नेगेटिव है इन केस ऑफ मैक्सिमाइजेशन में और पॉजिटिव होगा इन केस ऑफ मिनिमाइजेशन में, देन द ऑब्जेक्टिव वैल्यू इज अनबाउंडेड। आपके पास एक्चुअली क्या होगा, अनबाउंडेड जो है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू अनबाउंडेड अपीयर हो जाएगी। अच्छा जी, एक छोटा सा प्रॉब्लम मैंने दिखा जी आपके, ये एक और नोट कर लें, सिंस बोथ वर्ड्स जैसे मैंने अभी बोला ऊपर, सिंस बोथ कोएफिशिएंट्स इन पिवट कॉलम आर नेगेटिव, जो मैंने भी बात की थी ये ऊपर वाली जो है, ठीक है।
एन अनबाउंडेड सोल्यूशन इज इंडिकेटेड। सोल्यूशन जो आपके पास क्या मिलेगा, फिर आपके पास जो है वो अनबाउंडेड सोल्यूशन मिलेगा। एक प्रॉब्लम दिया हुआ जिसको आपने सॉल्व करके देख लेना है। इस केस में भी अनबाउंडेड होगा, ये किसी भी पहली में भी फर्स्ट आइटरेशन पे ही आपके पास रेशियो उसकी नेगेटिव हो जाए, हो सकता है सेकंड इक्वेशन पे हो सकता है थर्ड पे हो। उसे यही कहा था कि प्रायर टू रीच द ऑप्टिमल सोल्यूशन, ओके, उससे पहले पहले आपको ये मिलेगा। अच्छा जी, ये थी अपने पास दो केसेस, और नंबर थर्ड केस की बात करते हैं, अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सोल्यूशन का क्या मतलब है। आपको पता है जैसे उसका नाम से है कि सोल्यूशन जो है वो एक से ज्यादा आपके पास अगर प्रॉब्लम में अपीयर हो रही है तो उसको मोर देन वन ऑप्टिमल सोल्यूशन का नाम देते हैं। ग्राफिकल सोल्यूशन में अगर आपको याद हो तो ऑर्डिनेट्स होते हैं वो एक से ज्यादा आपको मिल जाते हैं। अब सिंपलेक्स मेथड में कैसे पता चलेगा, वही उसने बात की है जी। द ऑप्टिमलिटी हैज अचीव्ड, ऑप्टिमलिटी अचीव हो चुकी होगी, बट इंपॉर्टेंट बात है, बट द डिसीजन वेरिएबल्स स्टिल नॉट इन द सोल्यूशन मिक्स। वो कहता है कि सारे डिसीजन वेरिएबल जो है उस सोल्यूशन में आपको नहीं नजर आएंगे, लेकिन ऑप्टिमलिटी अचीव आपके पास हो चुकी होगी, तो उसको इसका मतलब होगा कि वहां पे आपके पास अल्टरनेटिव सोल्यूशन मिलेगी। देखिए एक बात याद रखनी है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको याद हो इनफिजिबिलिटी का केस अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, उसमें भी हमने यही कहा था, मैं आपको ये दोबारा रिपीट करता हूँ। सोल्यूशन देखिए आपको यहाँ पे भी मिल चुका था, डिसीजन वेरिएबल सारे जो है उस सोल्यूशन में नहीं थे, लेकिन उसने क्या कहा था कि यहाँ पे एक आपके पास आर्टिफिशियल वेरिएबल होगा। अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल एक भी आपके पास यहाँ पे आ गया तो ये इनफिजिबिलिटी होती है। माइंड में रखेंगे बात। आपने इसको जो है वो सेम नहीं, बात ये बात सेम नहीं है। इसमें क्या जी, जो है अल्टरनेट ऑप्टिमल सोल्यूशन में क्या होगा कि सोल्यूशन आपके पास मिल गया है लेकिन सारे डिसीजन वेरिएबल्स नहीं होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आपके पास अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल आ गया तो वो इनफिजिबिलिटी का केस है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ पिक्चर यहाँ पे। जैसे आपने ये परफॉर्म किया, सपोज पहली आपका जो भी प्रॉब्लम इस आपने मोर देन वन ऑप्टिमल क्लिक कर रहे हैं, तो जी का भी आपके पास x2 आ गया, x1 नहीं आया सोल्यूशन में, लेकिन ऑप्टिमलिटी अचीव हो चुकी है। लेकिन देखिए अगर यहाँ पे S2 की जगह आर्टिफिशियल वेरिएबल आ जाता है तो वो इनफिजिबिलिटी वाला केस था। अगर यहाँ पे आर्टिफिशियल वेरिएबल के हट के कोई और वेरिएबल आ रहा है तो वो फिर इंडिकेट करेगा कि आपके पास प्रॉब्लम में मोर देन वन ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। जी, रिपीट करता हूँ बात में, द ऑप्टिमलिटी हैज अचीव्ड, अचीव्ड हो चुकी होगी, बट द डिसीजन वेरिएबल स्टिल नॉट इन द सॉल्यूशन मिक्स। आपको फॉरन इंडिकेशन मिलनी चाहिए कि जी यहाँ पे ये दो ही चीजें हो सकती। अगर आपके पास सारे डिसीजन वेरिएबल्स और फाइनल ऑप्टिमलिटी जो है, जब आपने देख लिया जी कि हमारी ऑप्टिमलिटी अचीव हो चुकी है, तो दो बात ये हो सकती है जी कि अगर तो सारे डिसीजन वेरिएबल्स के नहीं आ रहे, अगर डिसीजन वेरिएबल्स के साथ कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल आ गया तो वो इनफिजिबिलिटी वाला केस है। अगर डिसीजन वेरिएबल्स के साथ कोई और आपके पास स्लैक वेरिएबल आ गया है, ठीक है, ये तो इसका मतलब क्या होगा, आपके पास वो अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन को इंडिकेट करेगा। टू ऑब्टेन, अब आपको अचीव करने के लिए जी एक से ज्यादा सोल्यूशन, वो फिर क्या करना पड़ेगा, उसका ये उसका सोल्यूशन दिया है। टू ऑब्टेन अल्टरनेटिव सॉल्यूशन परफॉर्म वन मोर आइटरेशन, वो कहता है जी कि एक और आइटरेशन आप एक्स्ट्रा परफॉर्म कर लें आफ्टर ऑप्टिमल सॉल्यूशन अचीव जो हो चुका है। क्योंकि आपको अगर प्रॉब्लम में आता है, एग्जाम्स में आता है क्वेश्चन दे के जी कि इसके मोर देन वन ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाल लें, इसका मतलब है कि आपने एक आइटरेशन जब परफॉर्म करके उसके में आपने एक एक्स्ट्रा आइटरेशन को परफॉर्म करना है, तो देन आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। एंड देन ऑब्टेन अनदर ऑप्टिमल सॉल्यूशन, तभी आप देख सकते हैं जी कि उस प्रॉब्लम में एक से ज्यादा ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। ऑल सॉल्यूशंस आर कॉल्ड अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशंस कहेंगे। एक एग्जांपल के थ्रू बात की है, मैक्सिमाइजेशन की एग्जांपल है जी, यहाँ पे उसके दो कंस्ट्रेंट्स है, आपको पता है कि स्टैंडर्ड एलपी मॉडल में कन्वर्ट करना पड़ता है, जो कि यहाँ पे देख रहे होंगे आप पेज नंबर 21 पे। जी, आपसे उसके उसकी आइटरेशंस परफॉर्म की जी, वैल्यूज को पुट कर दिया है, नॉन बेसिक वेरिएबल्स एक साइड पे सारे और बेसिक एक साइड पे है, कोएफिशिएंट्स को आपने पुट किया है, पहली आइटरेशन परफॉर्म की है ये वाली जो है जिसमें हाईलाइट किया। फर्स्ट साइटेशन परफॉर्म की, मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम था, सारे कोएफिशिएंट्स नॉन बेसिक वेरिएबल्स के जी इक्वेशन के वो सारे जीरो हो चुके हैं, या आपको पता है कि पॉजिटिव होने चाहिए, वो हो चुके हैं, तो इसका मतलब है कि आइटेशन परफॉर्म करना बंद कर देंगे आप। तो इसका मतलब क्या होगा, जी के सामने सोल्यूशन आपके पास 10 है इस प्रॉब्लम में, और x2 का सोल्यूशन 5/2 है। x1 नहीं आ रहा तो नो प्रॉब्लम, उसमें का मतलब होगा कि x1 का सोल्यूशन जो है वैल्यू जो है वो जीरो लेनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो अब आप देखें जी कि यहाँ पे जो है आपके पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकल चुका है। अगर आप देखना चाहते हैं जी कि ये आपके पास मोर देन वन ऑप्टिमल पे जाना, तो हमने क्या कहा था कि आपको एक और आइटरेशन को परफॉर्म करना पड़ेगा, एक और एक्स्ट्रा आइटरेशन परफॉर्म कर देंगे। जब आप परफॉर्म करेंगे तो जी का सॉल्यूशन अगेन आप देखेंगे कि 10 आपके पास अपीयर हो रहा है।
पहले सॉल्यूशन में भी आपके पास 10 अपीयर हुआ था। x2 का सॉल्यूशन पहले 5 बाई 2 था, अब यहाँ पे चेंज हो गया, 1 आ गया है। x1 नहीं था, अब x1 यहाँ पे आ गया, वो 3 आ चुका है। तो ये देखें जी कि मोर देन वन ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपने इस तरह परफॉर्म करने हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ, इनफिजिबिलिटी में और ऑप्टिमल सॉल्यूशन में आपने कंफ्यूज नहीं होना। इनफिजिबिलिटी का मतलब ये होगा कि जब आपने ऑप्टिमलिटी अचीव कर चुके होंगे तो वहां पे कोई एक एटलीस्ट का वर्ड बोला था हमने कि एटलीस्ट एक आर्टिफिशियल वेरिएबल आपके पास मॉडल में एग्जिस्ट करेगा तो इंडिकेट करेगा वो इनफिजिबल प्रॉब्लम है। जबकि जो मोर देन वन ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा कि सारे डिस्क्रीट वेरिएबल्स फिर भी आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं आएगा। इसका मतलब है कि ये आपके पास मोर देन वन ऑप्टिमल का केस होगा। जब ये अपीयर होगा तो हमने क्या बोला कि अगर आपने लोकेट करना है मोर देन वन ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो आपको एक आइटरेशन एक्स्ट्रा परफॉर्म करनी पड़ेगी, जो कि आपने ये मतलब जैसे मैंने अभी आपको करके बताया। अच्छा जी, एक और प्रॉब्लम है जी इसके हवाले से यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिगार्डिंग जो है मोर देन वन ऑप्टिमल सॉल्यूशन, इसको परफॉर्म करेंगे आप लोग। चलिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जी फिर आपसे मुलाकात अगले लेक्चर में ऑनलाइन हो। अल्लाह हाफ़िज़।